नमस्ते दोस्तों, आज सुनिए राजेंद्र यादव हंस कथा सम्मान 2022 से नवाजी गई विजय श्री तनवीर की लिखी हुई कहानी गांठ। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। बंसरी, बंसरी, ओ बंसरी। अरे संझा पड़े सो गई क्या? अपने नाम की हाँक सुनते ही ढुलमुलाई बंसरी ने एकदम से बाहरकत होकर हिसाब की किताब में सिर गड़ा लिया। भीतर के कमरे से पता नहीं कौन सी बार पुकार लगाई थी माँ ने जब वो चेती थी। माँ की नुकीली आवाज़ उंघासे दिमाग को खींच रही थी। चिड़चिड़ाई हुई पूछ रही थी, कानों में ढाट लगा रखी है, कब से किकिया रही हूँ, कमीज के बटन कहाँ रिला आई। तंद्रिल आवाज़ की भर्राहट को लचीला करते हुए उसने माँ के मन में ये प्रतीति भरने की कोशिश की कि वो जाग रही है, लेकिन उसकी आवाज़ की बोझिलता और मांदगी वैसी ही बनी रही। आधी छुट्टी में खेल रही थी, अलका के कंगन में उलझ कर टूट गए। झूठ बोलते हुए अपनी आवाज़ बंसरी को बहुत लाचार लगी थी, लेकिन वो माँ की रग़बत जानती है। अभी उसकी बाँह पकड़ कर खींचती गुल मचाती ले जाएगी सुकलाइन के दरवाजे पर। पल भर में सारा मोहल्ला जोड़ लेगी। आपा बिसरा कर कोसम काटी पर उतर आएगी। चौखूट जुड़े लोग ठीक ठीक कर हंसेंगे। घर चाहे बाहर इनका तो रोज का है। नीच जात की टेव, उत्पात बगैर चैन कहाँ। माँ की खूंखार अंदोर से लरजती वो चुप्पाई खड़ी रहेगी। माँ फनफना कर दो चार दौर उसे भी धर देगी। खबरदार, जो आइंदा इनके किसी काम को आई, दो मन की देह मिसवानी हो तो बंसरी की माँ ना तो नीचे जात, कोठरे में छूत ना आए, चौबारे पर दूर दूर। कैसी मट्टी में गेर गेर के मारी है मेरी बंसरी सुकलाइन के इस उत्पाती लौंडे ने। ज़्यादा धींग हो रहा है। अब के हाथ लगा के दिखा, मार इटौरा सिर फोड़ दूंगी। बंसरी ने वक्र नज़र से देखा। माँ जंग लगे टीन के डिब्बे में जतन से सहेजे पुराने बटनों में से कमीज से मेल खाते बटन ढूंढ रही थी। सुई में तग्गा डाल, माँ ने घुड़क कर कहा। वो चुपचाप बारीक सुई में धागा पिरोने लगी। घोड़ी हो रही है पर कुदक्कड़पना नहीं छूटता। सगले दिन छुछुआई फिरती है, एक घड़ी निचली बैठे तो हिसाब मगज में भरे। माँ बटन टाँगते बर्राती रही। बंसरी की दृश्यावली में दोपहरी की घटनाएं घूमने लगीं। कैसे लंगड़ी दौड़ में राघव उससे पिछड़ रहा था। वो जीतने को ही थी कि अड़ंगी लगा दी। उसके कील गोड़ सब छिल गए थे। राघव ताली पीट कर हंसता रहा। लीचड़ी, कतवार डोमन, बामनों से रीस करेगी, जाकर गेवड़े में डंगर चरा। खिजावट में रुआसी होकर उसने कानों में उंगली ठूंस ली थी। भौंकता रहे, मैं कौन सा सुन रही हूँ तेरी, कुत्ता कुत्ता भूसे, रानी रानी चुप। इस जवानी चोट से तिलमिला कर राघव उसे चोटी से घसीटने लगा। कीच की सुअरी गाली देती है बड़ी आई रानी, चल मास्टर जी के पास। मास्टर जी ने उसका पक्ष बिना सुने कलाई मरोड़ कर पीठ से चिपका दी। वो सुबकने लगी। मास्टर जी, राघव हर घड़ी डोमन डोमन बुलाता है। तो तू बामन बामन बुला देती, बदले में गाली गुप्तार करेगी। मिजाज देखो, कानी को कानी मत कहो। होड़ करनी है तो अकल में कर। तिमाही में 100 लाया हिसाब में और तू 0 अंडा। मास्टर जी ने तर्जनी और अंगूठे के मेल से शून्य बनाते हुए कहा। बाँह की एचातानी में कमीज के बटन टूटकर कहीं रिल गए। खुली कमीज से उजला पेट झांकने लगा। वो दर्द से छिलमिला कर रह गई थी, बाँह से अधिक जिल्लत के दर्द से। आंख नीची किए बटनों की जगह वो अपना हाथ चिपकाए खड़ी रही। मास्टर जी अपनी खुंदक में भन्नाते हुए हिसाब की किताब में भारी से भारी सवाल छांटते गए। कोई बहाना ना सुन लूँ, कल ये सारे सवाल कॉपी में हल चाहिए मुझे। कतरनी से जबान चलती है बस, भेजे में ढोरों का गोबर भरा है। 1, 3, 5, 8, 12। बोझीली आंखों से हिसाब की किताब के पन्नों पर लाल रोशनाई से चिन्हित सवालों को फिर से गिना था बंसरी ने, जैसे फिर फिर कर गिनने से 2-4 सवाल कम हो जाएंगे। 20 सवाल थे, अटकावों से चुनंदार। एक एक सवाल ईंटों के चट्टे के ढब तले ऊपर उसकी कपाल पर चिंता जा रहा था। गणित जाने क्यों उसके जरा पल्ले नहीं पड़ता। गणित से इतर भी इन दोनों रोज एक नए मुअम्मे में उलझी रहती है बंसरी। अभी 4 माह कम बस 13 की है, लेकिन कच्चे मगज में प्रश्नों के गुंजाल जंगल उगने लगे हैं। अपने सिर पर फंसाओ और उलझनों की एक भारी अटाल रखे उन जंगलों में भौचक भटकती फिरती है।
उसके कोमल मन की परतों पर संशयों के अनगिन गिल्टियाँ उभर आई हैं। भीतर की उन दुखती गिल्टियों को लेकर वो किधर जाए, किसे दिखाए? घर, स्कूल, मंदिर, खेल मैदान, मोहल्ला, सारी जगहें उसे एक नटसार लगती हैं और अपने अगल बगल सब लोग उस नटसार के भांड और बहुरूपिये। माँ, पिता, गणित के मास्टर जी का छठुआ राघव, बड़ी कोठी वाले राम अवतार शास्त्री, सबके सब अपने चेहरों पर एक चेहरा ओढ़े हुए। लाचार होकर वो अपने ही खोल में बटुरती जाती है। एक ठहरी हुई मौनी झील हो गई है बंसरी। कोई कंकड़ फेंकता है तो जरा देर को हलचल होती है, फिर वही तवील चुप। एक बाजी खेलेगी बंसरी? छोटी धनसरी ने खाट का पाया टकोरा। ठहरी हुई चुप्पी झील में अचानक कंकड़ान गिरा। ना, मन नहीं है। धनसरी निकटी फर्श पर सांप सीढ़ी की बिसात बिछाए उकड़ू बैठी थी। बहुत देर से आप ही आप नीली गोट वाले अदृश्य प्रतिद्वंदी के संग बाजी पर बाजी खेलते हुए जैसे वो किसी दूसरे जहान में गर्क हुई जाती थी। बंसरी ने सोचा, कितना सीधा है ऐसा इकलंत खेल। अपनी शह, अपनी मात, कोई खिजाने वाला नहीं, कोई गिराने वाला नहीं। उसे सोच में देखकर एक तरफा खेल से उकताई धनसरी ने एक बार फिर मनुहार की। देख तो बार बार सांप काट रहा है, एक भी निसैनी अर्थात सीढ़ी ना चढ़ी। नीली गोट ले ले, पक्का तू ही जीतेगी। बोल, खेलेगी एक बाजी? तू खेल ले धनसी, मुझे सवाल निकालने हैं। कहते हुए औचक उसका मन होता है नीली गोट की तरफ वाला मोर्चा संभाल ले, जीभ लपलपाते सारे सांपों को कुचल कर सीढ़ियाँ चढ़ चढ़कर आसमान छू ले, मगर वो निर्वाक बैठी खेल में तल्लीन धनसरी को ताकने लगती है। धनसरी दोनों जानिब जुगत लगाकर बड़ी माहिरी से पासा फेंकती है, ईमान से खाने गिनकर चाल चलती है, जबकि 99 घर में बैठा काला भुजंग हर बार डसकर उसे नीचे के पंगत में पटक देता है। इस असालतन खेल में वो नीली गोट वाले पोशीदा मकाबिल से बराबर बाजी हार रही है। धनसरी की सूरत पर तारी होती मायूसी को देखकर बंसरी सोच रही थी, अगर सिर पर बवाल की तरह गणित के सवाल न रखे होते तो वो एक बाजी खेलकर जानबूझकर धनसरी से हार जाती। जानती है चाहे आधी रात हो रहे, जीत के दर्द के बाद ही वो ये बिसात समेटेगी। बंसरी को धनसरी अच्छी लगती है और सबों से जुदा, 10 के पहाड़े सी सरल, कहीं कोई गांठ नहीं, बेखटक और निशांक। उनके बीच बस 2.5 साल की छुटाई बढ़ाई है, लेकिन धनसरी उसकी तरह बातों की फिक्र नहीं लेती। उसकी उम्र में बिल्कुल वैसी ही थी वो भी। खूब खाती थी, खेलती थी, निफराम सोती थी, सब कुछ सहल लगता था। जोड़ घटा गुणा भाग पक्की तरह साथ लेती थी, सुग्गे की तरह रटे थे पहाड़े। चाहे कहीं से पूछ लो। स्कूल के आखिरी घंटे में जब सब बस्ते बांध लेते, वो छुट्टी होने तक अगुआ होकर पहाड़े बाँचती थी। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तियाँ। उसके पीछे सारे बच्चे भी एक सुर में अल्लाते। सब कहते, बड़ी होशियार है बंसरी, लौंडा होती उसे संपूरन के सारे दरिद्र मिटा देती। लेकिन पिता ने जन्मते ही उसे बड़े भाग वाली मान लिया था। 1-2 महीने की ही थी जब कचहरी में नाजिर हुआ था संपूरन डोमा। हमें काय को लौंडा चाहिए था, घर में लक्ष्मी आई है। बंसरी को देखकर उसका नीच जात होने का विषाद पिघलने लगता था। डोमों में बिल्कुल अलहदा जो दिखती थी बंसरी, घने घने छल्लेदार ढक, अरक्ता अनारों से कपोल, एकदम गोरी चिट्टी, निपट बामनों के ढाल। छुटपन में बंसरी रोज नजर आती। माँ चट बलैयाँ लेती, पीली सरसों और राई मिर्च का उतारा करती। अकड़ी मकड़ी दूधम धार, नज़र उतर गई पल्ले पार। लेकिन जाते जाते किसी न किसी की टोक लग ही जाती। जब कोई कहता, करील का फूल है संपूर्ण की लौंडिया। बड़े लाड़ से अपनी जाति से इतर कुलीन नाम रखा गया वनश्री। राम अवतार शास्त्री जी उपहास करते, नाई धीवरों को कहीं ऐसे नाम जचते हैं। शुक्लाइन खिल्ली उड़ाती, नाम तो कुछ यो धर लो, धो धो के कोई कटिया बचिया होवे। कुछ ऊंची जात वालों की ढांस और कुछ माँ का अपढ़पना, ये मालूम ही नहीं हुआ कब वनश्री बंसरी हो गई। घर से स्कूल तक, चौक से पैंठ तक, गांव से गेवड़े तक, कभी भूले भटके कोई वंश्री पुकारता तो अपना ही नाम उसे अजाना जान पड़ता। वो बेसुनी सी यूँ निकल जाती जैसे ये पुकार किसी और के लिए है। ठीक इसी तर्ज पर 2.5 बरस बाद छोटी धनश्री का नामकरण हुआ धनसरी। कौन सी खुनस निकाली थी मास्टर जी ने। दोपहर से किताब कॉपी पर गर्दन निभाए गठरी बनी बैठी थी बंसरी। सांझ घिर आई थी, मगर अंजाम सिफर का सिफर।
समीकरण बनने को ना आते थे, बनते थे तो हल ना होते थे, हल भी होते थे तो उनके जवाब किताब की उत्तरमाला से मेल न खाते थे। वो बार बार जांचती थी, मगर जान ही न पड़ता कि चूक आखिर कहाँ हुई। अपने मन की थकान में वो सोचने लगी, सच ही कहता होगा राघव, हिसाब साधना ढोटियों के मूड की बात नहीं और ना इन डोमनियों के तो कतई नहीं। राघव ठहरा लड़का, वो भी ऊंच जात, जरूर इसी से वो सट्ट सट्ट सवाल निकालता जाता है। जरूर इसलिए एक अकेला गणित ही है जो मास्टर जी पढ़ाते हैं और बाकी सब मैडम जी। इस भेद को सोचते उसका चित्त एकदम उचट गया। दिमाग में सोचों की भिड़ंत होने लगी। एक बार को ख्याल हुआ कि अगर गणित ना होता तो दुनिया का क्या बिगड़ जाता। दूसरे पल सोचा अगर वो लड़की ना होती तो सब उलझेड़े ही सुलझ जाते। तीसरी दफ़ा दोनों बातों पर काबिज होता विचार गेंडेली मार कर जहन में बैठ गया। असल में सारा कसूर तो कुजात होने का है। बंसरी की आंखों की नाजुक सीपियों में नींद भरने लगी थी। उसने किताब औंधी कर एक तरफ सरका दी। जब हिसाब ढोटियों के मूड की बात ही नहीं तो बरजोर क्यों पढ़े, और आखिर तो वो डोमनों की ढोटी है। बार को जी हुआ हिसाब की किताब को रेजा रेजा कर गांव के बाहर की गड़ाही में फेंक दे, लेकिन सवाल हल न किए गए तो कल मास्टर जी को क्या कहेगी। अगले पाक छमाई शुरू हैं, वो तो बिना कोई वजह सुने हाथों की मुट्ठियाँ बंधवा कर गट्टों पर सटाक सटाक पैमाना बजाते जाएंगे, और आज की तरह अगर उसकी बाँह मरोड़ कर पीठ से लगा दी तो कल फिर बटन कहीं डल जाएंगे, फिर माँ देर तक तन्नाई रहेगी, फिर माँ को आश्वस्त करने को वो कोई झूठा कारण ढूंढेगी। मास्टर जी की गुस्सेवर सूरत याद आते ही बंसरी के अंदर घबराहट का गोला सा उठने बैठने लगा। उसके साथ ये हमेशा होता है, वो जब जब गणित लेकर बैठती है आंखों में नींद और हलक से प्यास उकसने लगती है। कभी माथे की नाड़ियों में खिंचाव और कलेजे में खुरचन होती है, तो कभी पेट में मरोड़ और पाँव में भड़कन उठती है। अपने हाल को पकड़ न पाने की बेकली में बंसरी निजोर हो पेशाब को चल दी। पेशाब के लिए बैठते हुए अकड़ाव से छिले हुए घुटने टीसने लगे थे। इस टीस ने उसकी श्रांति और तलमलाहट को और बढ़ा दिया। कुमलाए चेहरे पर ताजे पानी की छींटें मारकर वो बेज़रूरत ही गिलास भर पानी गटक गई। माँ चौके में मंजे हुए बासन साज रही थी, धोती को कमर में पिंडलियों तक उड़स कर अजहद बारीक आवाज़ में लांगुर गाती हुई। गाते वक्त माँ की आवाज़ नक्की हो आती है, ऊंची आवाज़ में टेरते हुए भी, जैसे जब वो दरवाजे दरवाजे सांकल खड़काकर नकियाती आवाज़ में बुलावा देती है। फलाने के घर तेल बान है, बखत आ लियो, या फलाने के यहाँ 2 जन की 13वीं की दावत है। माँ की नकियाई लरजती आवाज़ में गीत के बोल घिचपिच हो रहे थे। उसका मन गीत के अस्फुट बोलों के पीछे भागने लगा। दिमाग में आया अगर वो पढ़ी लिखी ना भी रहे तो गा तो सकती ही है। माँ भी तो गांव के घर घर में सोहर बनने चक्की चाँचर गाती है। गाने के बदले बखेर और निछावर में रुपए, धोती, मिठाई, अनाज और जाने क्या क्या लाती है। और गाना हिसाब जैसा गाढ़ा काम नहीं। उनके सालाना जलसे में उसने स्वागत गीत गाया था, सब रीझ गए थे। शिक्षा बोली थी, इतनी सोहर में कैसा मीठा गाती है, कंठ में सरस्वती बैठी हैं। मगर पापा वे तो गाना बजाने में खींच जाते हैं। चौथी में थी जब माँ नौचंदी के मेले से ढोलकी लाई थी, पापा ने धार से बाहर चौतरे पर पटक के मारी थी। नीच कौम सही, पर अपनी लड़कियों के ओछे काम ना करन दूँ। पढ़ा लिखा कर अफसर बनाऊंगा, बामन बनिए सलाम ठोकेंगे। पिता के आक्रोश को सोचते गाने का ख्याल दिमाग में जिस ढर्रे चढ़ा था उसी ढर्रे उतर गया। माँ बासन साज कर पलटी तो नज़र चौके की चौखट से लगी बंसरी पर पड़ी। यहाँ क्यों खड़ी है, सवाल हो गए? ना हुए, कल मास्टर जी मारेंगे। कुर्ते की आस्तीन से अपना भीगा मुंह पोंछते हुए बंसरी की आंखें डबडबा आईं। माँ के चेहरे पर आकुली ठहर गई। तो कम बखत दोपहर में क्यों ना बोली, जो किसी से कहती इस बखत कौन करवाएगा? बंसरी ने प्रतिवाद किया, दोपहर में ही कौन करवाता? माँ और भी उखड़ गई। तेरे से बस मुँहजोरी करवा लो, दर्शन पंसारी से पूछ लेती भलमानस है, पहले भी तो करवावे थे। दर्शन ताऊ की आंखों में मोतिया पड़ गया है, जाड़ों के बाद आंख बनेगी। ताऊ की आंख में जाला पड़ गया और तेरे दीदों में सरसों फूल रही है। गरज का बावला 72 दुआर छानता है। घंटे आध घंटे को तो शास्त्री जी का अखलेसी देख लेता, वहाँ क्यों ना गई? माँ के स्वर में कोप सी टकोर थी। बंसरी का चेहरा एकाएक म्लान पड़ गया। शास्त्री जी के घर मैं ना जाऊँ? क्यों, तुझसे कुछ कही उन्होंने?
आंखें उसकी सूरत पर नकार का सबब ढूंढने लगीं। ना कुछ ना कही, वो मुँह चुराकर अपनी गुहा में सिमट गई। अखिलेश भैया के पास टाइम ना आए। बंसरी अव्यवस्थित और अवसन्न होकर खाट पर लेट गई। कितना ही झटकना चाहा, मगर उसकी खुली आंखों में राम अवतार शास्त्री जी का दोमहला एक बुतहा किले के सदृश डोलने लगा, जहाँ वो किसी अंदेशे से थरथराई अपनी पूरी ताकत से चीख रही थी। पुरानी घटना हालिया मंजर की तरह सामने थी। उस तल्ख मंजर में भाए भाए करती एक बज्जर दोपहरी है। लू के झोंके मुंह पर थप्पड़ से पड़ रहे हैं। वो सिकुड़ी सी शास्त्री जी के दालान में खड़ी है। शास्त्री जी कहीं बाहर जाने को धोती की लांग बांध रहे हैं। हवा से फरफरा कर धोती गुब्बारे सी फूल जाती है। फूली हुई धोती को देखकर उसकी हंसी छूटने को है, लेकिन आरसी में झांक कर बाल काटती पंडिताइन की हिकारत भरी नज़र को पकड़कर वो कातर होने लगी है। उसकी आवाज़ गले में ही फंस रही है। ताई, अखिलेश भैया थोड़े से सवाल करवा देंगे। अखिलेश भैया रेडियो से कान लगाए दोपहर की खबर सुन रहे हैं। उसे देखते ही उनकी बाहों के बीच अनचाहेपन की गुलझटें पड़ गई हैं। किसी भी बखत भी मुंह उठाए चली आती है। कौन सा अभ्यास है? 4 सवाल क्षेत्रफल के हैं, 2 क्षेत्रमिति के। वो किताब के पन्ने पलट कर सवाल ढूंढने तनिक करीब चली आई है। अरे वहीं बैठ, ज़्यादा छुम-छुआई मत कर। हाँ, बस दूर से ही। अखिलेश भैया की रूखी ताकीद सुनकर वो खामोशी से दालान में बिछे बोरे पर फसकड़ा मारकर बैठ गई है। रंगीन फुदनों वाले चुटिल्ले में बाल गूंथती पंडिताइन की बड़बड़ाहट कलेजे में जहरीली डांस सी डंक की तरह गड़ रही है। चमरिया को चाची कह दो, बस सीधे चौके में ढुकती है। तरक सऊ न सिखाया महतारी ने। कल से बैठने को अपना आसन बोरी संग लाए कर। उसका मन बंधता जा रहा है। अखिलेश भैया उखड़े सुर में सवाल समझा रहे हैं। ये बुधंगड़, यहाँ 2 की घात लगा, कतई घोंगा है क्या? उसकी प्रतिकुंचित दृष्टि पंडिताइन को माथे पर सिंदूर की टिकुली धरते देख रही है। इस भीत में भरी कि टिकुली की गोलाई जरा से बिगड़ी नहीं कि पंडिताइन का मिजाज और बिगड़ जाएगा। चुटिया बिंदी कर पंडिताइन ने फरमान सुनाए। अखिलेश, दरवाजा भेड़ ले, कुत्ता उत्ता आ जावेगा। मैं जरा साग सब्जी ले आऊँ। अरे बंसरी देखियो, जाते जाते तनक थोड़े से उपले पाथ जाइयो। 2 फरमानों के बीच महज आवाज़ की नरमाई और गरमाई का अंतर है। झूला उठाकर पंडिताइन बाहर निकल गई। अखिलेश भैया ने पट भिड़ा दिए। गर्मी पड़ रही है, वहाँ क्यों बैठी है? चल अंदर आ जा, पंखा चल रहा है। अखिलेश ने कोठरे में तख्त पर बैठने का इशारा किया तो वो हिचकती हुई भीतर आ गई। आराम से बैठ। ना, ताई बिगड़ेंगी। तू फिक्र मत कर, वो तो घंटे भर को गई। पानी पी लूँ? वो दालान में लगे हैंडपम्प की ओर चल दी। बैठी रहे, मैं लाता हूँ। वो इस बदले हुए बर्ताव से अचरज में पड़ी है। ले पी ले पानी। वो गिलास भर पानी गटगट पी गई। कितनी प्यासी है। कूट मुस्कुराहट के साथ अखिलेश ने उसके हाथ से गिलास थाम लिया है। तिल पापड़ी खाएगी? खास मेरठ की है। ना भैया, देर हो रही है, बस सवाल करवा दो। अखिलेश भैया सरक कर करीब आ गए हैं। वृत्त को मापना जानती है? हाँ, मास्टर जी ने सिखाया था। बताऊँ? उसने ललक कर कहा। अरे उसे छोड़, एक तरीका और है गोले को मापने का, बहुत आसान। क्या? वो हिसाब का हर आसान तरीका जानने को उतावली है। पता है, गोलों को उंगलियों से भी मापते हैं। ईमान फरोश कह कहे के कतरे नीरव कोठरी में बिखर कर भिन बना रहे हैं। वो विस्मित हो रही है। वो कैसे? अब भी समझ जाएगी। वो बड़े मज़े का खेल है, बिल्कुल आसान। अखिलेश की उंगलियां उसकी कच्ची देह पर कमीज़ के भीतर सरकने लगीं। समझी कि नहीं? बंसरी नहीं समझी। मिनट भर पहले छूत अछूत के घोर परहेजी अखिलेश भैया उसे बेबात क्यों छू रहे हैं? समझी तो इतना कि अपने बदन पर उसकी उंगलियों की छुअन से उसे गिरगिट के रेंगने जैसी सिहरन और लिजलिजाहट महसूस हो रही है। वो अचकचा कर उठ गई है। मैं घर जाकर कर लूँगी। कहीं की बग्गी मची है, यहीं कर ले। अखिलेश भैया ने उकाब की तरह झपट कर उसे दबोच लिया है। वो आक्रांत होकर जोरों से चीख रही है। रौला मचाया तो यहीं टेटुआ दाब दूंगा। उस हिंसक पकड़ से छूटने में उसने अपने को अबल पाया तो कड़क रोंों वाले बाजुओं में अपने दांत कड़ा दिए। कटखनी कुतिया, ज़्यादा तैस में आ रही है। उसके प्रतिरोध पर और अधिक बर्बर होकर अखिलेश ने उसे तख्त पर पटक दिया है। कुजातनी खूंदने कोई जन्मी है तू। घृणा से अखिलेश की सूरत विद्रूप हो गई है। 2 मन बोझ तले दबी वो छूटने को छटपटा रही है। ऐन उसी पल भिड़े हुए कपाटों पर एक जोर की थाप पड़ती है।
सामने तमतमाया चेहरा लिए शास्त्री जी खड़े हैं। वो तखत पर पड़ी थर थर काँप रही है। शास्त्री जी बलबला कर अपने पाँव की जूती से अखिलेश की पीठ पर पट्ट पट्ट चोट मारने लगे हैं। हरामखोर, 1 आध महीने का सब्र रख ले, हो तो रहा है तेरा धरेजा। जात भी ना देखी, डोमन चमारन से ही चिपट लिया। फिर जैसे शास्त्री जी को सहसा उसका ख्याल आया है, वे गिलगिली सहानुभूति से उसका कंधा थपथपाने लगे हैं। उनकी आवाज़ में शीर टपक रही है। बंसरी, तू तो मेरी सयानी गुड्डो है, देख किसी से कहियो मत, सारे गांव में हल्ला हो जावेगा। लौंडे तो मरे ऐसे ही नीच हों, नाम धराई तो बेचारी लौंडियों की है। वो सुन्न दिमाग से उनकी बात का अर्थ निकाल रही है। हाथ में खाने की थाली लिए माँ ने औंधी पड़ी बंसरी को झकझोरा तो बंसरी शास्त्री जी के तखत से अपनी खाट पर लौट आई। चल उठ, रोटी खा ले। अपने क्षोभ और संताप में वो आंखें मूंदे चुप्पाई पड़ी रही। रूस गई मेरी लाडो, माँ ने चुमका कर उसे अपने नज़दीक खींच लिया। ना, भूख ना है। क्या आन गाँव को चली गई? पेट में माँ की उंगलियों की गुलगुलिया से दोहरी हुई बंसरी के चेहरे पर एक पल को हुलास आ गया। चौतरफ घुमड़ती आशंकाओं के घुटन में माँ का दुलार उसे प्राणवायु की तरह लगा था। वो माँ से अकवार होकर तेल मसालों की कचायन भरे पल्लू में दुबक गई। सिर दुख रहा है? काय की दीठ लग गई दीख है। हाँ, रूखे उलझे बालों में पड़ी गुत्थियों में उंगलियों से फांके बनाने लगी। अपने बालों की तरह बेतरतीब उलझी हुई बंसरी गोद में पड़ी सोच रही थी, गांव भर का वारा उतारा खाने पहनने वालों को भी भला किसी की दीठ लगती होगी। लाड़ पुचकार कर माँ बैंगन आलू की तरकारी में सान कर छोटे छोटे गस्से उसके मुंह में डालने लगी। जरा मरा खा ले, भूखे पेट सोने से आत्मा कुढ़ती है। बंसरी बेमन से रोटी निगलती हुई माँ की झांवली कलाइयों में फंसी झनक मनक करती धूप चाही चूड़ियों को ताकने लगी। असल में वो चूड़ियों के नीचे छिपी खरोचों को ताक रही थी। माँ के बदन पर अक्सर ऐसे निशान खींचे रहते हैं। नई ली? हाँ, इतवार की पैंट से लाई, पर ये भी कै दिन टिकेंगी। इस अंदेशे पर माँ की आंखों में तरलता और जबान में तिक्तता छलक आई। जब रोज़ मोलती हैं अर्थात टूटती हैं तो क्यों पहनती हो चूड़ियाँ? बेकार ही रुपए जाते हैं। सुहाग है, नंगे हाथ रहते कमबख्ती होवे, कोई यूँ टोक देगा। बंसरी फिर उलझ गई थी। जिसके नाम की चूड़ी पहनो वही आए दिन फोड़ता रहे तो भी कमबख्ती। अपने फसाओं में घिरी वो कभी नारंगी, कभी हरियल और कभी सुनहली भ्रांति देती चूड़ियों को गिनते हुए आगे पीछे सरकाने लगी। 1, 3, 5, 8। चूड़ियों की गिनती के साथ गणित के अनसुलझे सवाल फिर डराने लगे थे। अभी आखिरी उम्मीद बाकी थी। पापा कब आएंगे? माँ ने अचकचा कर देखा। कोई ठाव है तेरे बाप का जो बता दूंगी कब आवेगा? और आवेगा भी तो गिरता झूमता, तुझे क्या करना है? सवाल निकलवा देते। उसके फेर में मत रहे, 9 बज गए, आवे ना आवे, हराम का जना उसी रंडी रांड की करवट के डकोचे में पड़ा होगा। तीखे खुरदुरे शब्दों के साथ एक भारी उच्छ्वास बाहर आ गिरी। शब्दों की तिताई से घबराकर बंसरी ने आंखें मूंद लीं। मुंदी हुई आंखों में एक बेचेहरा औरत बनने बिगड़ने लगी, जिसकी करवट में नशे में धुत पिता गड्ढमट पड़े थे। अब उसे बंद आंखों में भी छटपटी होने लगी थी। उसने अपने को इस अनचाहे ख्याल से परे करने को आंखें खोल दी। उसे हमेशा लगता है माँ की झांवली देह और पापा के मुंह से उठती देसी ठर्रे की बू उनके मध्य एक दुर्भेद्य दीवार की तरह खड़े रहते हैं। कितना अच्छा होता अगर माँ तनिक उजली होती और पापा सांझ ढले ही नशे की बोतल में न डूबे रहते। माँ अब भी अपने कोह में एक सूत उस अनदेखी अजानी औरत को कोस कर जी का बुखार निकाले जा रही थी। मरदखोर कंजड़ी कहीं की, काय की बामनी रही जब डोम के तले बिछ गई। पर उस छिनाल का क्या दोष, मेरे ही भाग फूटे कि ऐसे रंडीबाज नशेड़ी के संग ब्याह गई। गुड़ दिखा के ढेले मारे, छाती का जन्म खत्ते में पड़े। हर कोसने के संग रोटी के गिलास बड़े हो रहे थे। फिर यह हुआ कि माँ उसके भरे मुंह में भी गस्से ठूंसती गई। कुछ देर पहले उमड़ा लाड़ कोसा काशी में गरक हो गया। माँ चप्पल पटकाते हुए दूध उठाने को चौके में जा घुसी और चिपचिपाई आंखों को मुंदने से रोकते रोकते भी बंसरी नींद के झोंके में बह गई। पता नहीं किस घड़ी आंख खुली थी। कच्ची नींद में पिता की भड़कदार आवाज़ कान में पड़ी। स्तंभित होकर बंसरी बेदार बैठ गई। भुच्चड़ गंवारन, 15 साल में रोटी पोनी ना आई तुझे? फिर टन से थाल गिरने जैसा नाद हुआ था।
सामने की बदरंग दीवार और बदरंग हो गई थी। दीवार पर जगह जगह सब्जी के कतरे छिचके हुए थे। जमीन पर पड़ी रोटियों को उठाती माँ का सुर बावलिया ढंग से नक्की हो आया। आवारा सांड को घर की रोटी काहे को भावे है, उसी रांड की पोई रोटी खा लेता। पापा ने माँ को कोई भद्दी सी गाली दी थी। फिर हिलते डुलते दीवार थामकर पेशाब के निमित्त ओसारे की मोरी पर खड़े हो गए थे। इतनी देर में माँ खूंटी पर टंगी कमीज पतलून की जेबों का झाड़ा लेकर मुड़े कुचे रुपए अपने ब्लाउज में खोस चुकी थी। माँ अक्सर ऐसा करती है। सुबह होश आने पर पापा जेबें खंगालते हैं और हाथ में बस रेजगारी आती है। पूछने पर माँ बमक उठती है। बेबात नाम ना धरियो, नंगा झाड़ा ले ले, कहे तो अभी गंगा जली उठाऊं, तेरी एक रुपल्ली की हकदार ना हूं, सगली खबर रखूं हूं मैं, अपनी कमाई जहां लुटाता फिरे तू। किंतु कैसी हदबागी घड़ी थी। आज पापा ने माँ को जेब साफ करते पकड़ लिया। गद्दार चुट्टी, तो रोज मेरे रुपये तू उड़ावे और सक डाले उस बेचारी पे। मेरी लौंडियों को भी यही कूद कर्म सिखावेगी, इसी बखत मेरे घर से निकल जा। पकड़े जाने पर माँ ने बिना किसी अनुताप और अलज्जता से कहा, रखेली धरेली हूँ जो चली जाऊँ, तुझे उस इंदर की परी के संग मौज करन दूँ, ऐसी बावली ना हूँ। चौड़ी होके यहीं रहूँगी तेरी छाती पे। मत जा तू, रह यहीं, मैं ही अपने बालकों को लेके जा रहा हूँ। पापा ने एक झटके में निपटारा कर दिया। खूब जान रही हूँ तुझे, कहाँ जाके मरेगा। उसी रांड की गोरी चाम की बतास लगी है, जाता हो तो जा, मेरी लड़कियाँ कहीं ना जाएंगी। अचानक हुए इस कोलाहल से धनसरी भी हड़बड़ा कर उठ गई थी। वो आंखें मलते हुए मामले को समझने की कोशिश में थी। जो कुछ भी समझ में आया था उससे घबरा कर वो माँ की टांगों में चिपक गई थी। लौंडियों को तू दाज में लाई थी? पापा ने बाँह पकड़कर माँ की ओट में दुबकी धनसरी को अपनी तरफ खींच लिया। मैं तो ना लाई, तेरी महतारी तुझे दाज में लाई होएगी। क्यों तू 2 कहवे और 4 कहवावे? जो मैं दाज में लाई वही दे दे, कुछ छोड़ा है? सब तो गिरो इकट्ठा रख दिया। माँ की कल्ला दराजी से खौलते पापा का हाथ घूम गया। बंसरी सोच रही थी, रोज आते जाते कितने ही उन्हाने सुनते हैं, पर पिता माँ के आगे जैसे बरबंड होते हैं, ऐसे किसी और के आगे क्यों नहीं होते। थप्पड़ के जोर से माँ सीधी छिचकी हुई दीवार से जा टकराई। झनक मनक करती धूप छाई चूड़ियाँ टूटकर कलाई में गड़ गईं। जहाँ जहाँ गड़ी थी वहीं से खून की धार फूट आई थी। माँ को अपने छलकते खून का इतना मलाल न था जितना टूटी हुई चूड़ियों का। चूड़ियों के टूटने से चोटिल माँ दुर्दम हो उठी थी। फोड़ दे, सगली फोड़ दे, तू ना फोड़े तो ले मैं फोड़ूं। माँ ने दोनों कलाइयाँ दीवार पर दे मारी। मैं ही क्यों पहरूं तेरे नाम के चुड़ैले, जब दूसरी कर रखी है, रख ले अपने लहड़े को। तड़के ही पियर जाऊंगी, माई बाप ही तो ना रहे, भैया भतीजों वाली हूँ, चौबारे पे ना बैठी। मैं भी देखूं 4 दिन में जो गू ना ब्याह जावे तेरे घर में। माँ की चिल्लाहट में रुलाई भर गई थी। वो कुछ देर गुठला बनी सोगवार बैठी रही, फिर अटूट चाह से खरीदी चूड़ियों के तोड़ में बिलखती हुई बुहारन से समेटकर फूटी चूड़ियों अपने फूटे भाग की किरचे बीनने लगी। माँ के अरण्य रोदन से बेपरवाह पिता बेरहमी से बकस में तहाए कपड़े झोले में खोस रहे थे। बंसी धनसी, चलो खड़ी हो जाओ, अब यहाँ ना रहना। बंसरी इस असमंजस में निर्वाक बैठी रही कि यहाँ नहीं तो फिर कहाँ रहना है। गोरी चाम की उसी घर फोड़नी बामनी के संग, तो क्या पिता दूजा ब्याह करके अब उसी औरत के साथ रहेंगे? बंसरी का चेहरा भय से किसट गया। ऐसे औंगा मत बनी बैठी रह, बोल किसके साथ रहेगी? ये गणित के सवालों से कहीं भारी सवाल था। किससे अलहदा हो? उसे माँ और पिता दोनों ही अत्याज्य थे। वो तिर्यक दृश्य से कभी बिसूरती हुई माँ को देखती, कभी अमर से भभकते पिता को। तू बोल धनसी। पिता की कड़क से नन्ही धनसरी का रोआं रोआं सिहर उठा। उसकी आस भरी आंखें बड़ी बहन के चेहरे पर टिक गईं। तू जाएगी बंसरी? माँ अकेली कैसे रहेगी? बोलते हुए उसका गला रुंध गया था। बंसरी को लगा अब एक वही है जो घर को बिगाड़ से बचा सकती है, चाहे जो हो जाए मगर ये बिलगाव ना होने देगी। पल भर में उसने कोई इरादा किया और बिना चप्पलों के ही सत्वर वेग से सीधे दरवाजे की ओर दौड़ गई। उजलतबाजी में उसके नंगे पाँव में टूटी हुई चूड़ी का टुकड़ा धंस गया, सो उसके साथ रक्त की एक बारीक लकीर भी दौड़ती चली गई थी। बाहर निकलते ही उसने शीघ्रता से किवाड़ों पर सांकल चढ़ा दी और दीवार से टिककर बैठ गई। थोड़ी देर चिल्लम चिल्ली और रोवाराहट मची रही। भीतर से काठ के किवाड़ों पर गुस्साई दमदार थापे पड़ती रहीं। फिर गहरा सन्नाटा छा गया। धंधार कलूटी रात,
चारों ओर खिंची हुई निस्तब्धता। दूर करीब की हर चीज़ अंधेरे में डूब चुकी थी। चौथ के चांद की हल्की चांदनी पेड़ों पर गिर रही थी। खपरेली ओलती के तले खड़ी बंसरी ने दम साधे भीतर की टोहली। मन में अंदेशे रोपती एक स्तब्ध चुप। वो गुड़मुड़िया होकर चबूतरे पर बैठ गई। उसने अंदाज़ा लगाया अब तक माँ असैन कर चटाई बिछा भंडार में पड़ गई होगी। दिन भर खेल कर थकी धनसरी भी शायद सो गई हो सकता है नशे की दाब में पापा भी अपनी खाट पर लुढ़क गए हों। लेकिन ये सब उसकी अटकलें भर हुई तो फिर वही बखेड़ा शुरू हो गया तो झगड़े के अंजाम को सोचकर और कल्पना में ही सिहर उठी। सवेरे तक पापा का नशा उतर जाएगा। माँ भी हमेशा की तरह 2-1 घंटे को अबोली होकर रोज़ के कामों में जुट जाएगी। उसे किसी भी सूरत भोर होने तक हौसला धरना होगा। पता नहीं अभी रात कितनी और बाकी थी। बंसरी को हरारत सी महसूस हो रही थी। इस समय उसके छिले हुए गोड़ पीर रहे थे, मरोड़ी हुई बाँह दुख रही थी और जाने क्यों तलुए में गड़ी हुई चूड़ी की कोंच पाँव की जगह कलेजे में हो रही थी। उसी कोंच से अचैन होकर वो लंगड़ाती हुई आंगन में टहलने लगी। माहौल में पछुआ हवा की खुनकी भरी हुई थी। बाहरी आंगन में झोटे पिलखन के पत्तों पर ओस आ बैठी थी। बंसरी आंखों की जद में मौजूद चीज़ों को अचरजित होकर देख रही थी। अंधेरी रैन में रस्सी भी सांप। आधी रात की स्याही में सब कुछ कितना विद्रूप और डरावना लग रहा था। अगल बगल अंधियारे घरों की लंबी ठिगनी आकृतियाँ और ज़मीन पर लौटती पेड़ों की अतिकाय परछाइयाँ मन में शकना पैदा कर रही थीं कि अचानक ही वो किसी डराक भुतैले जहान में कूद पड़ी है। ची उभड़ खबड़ सड़क पर गीद उकाबों के डैनों जैसी बंकट शाखों के डरावने साए। जाने क्यों उसे अखिलेश भैया के रोएदार नृशंस बाहें याद आ गईं। हवा के जोर से टहनियाँ हिलती तो शुभा होता जैसे बीहड़ रास्ते पर धींगड़ दौड़ रहे हैं। मारे दहशत के बंसरी का खून खुश्क होने लगा। उसका मन यूं डगमग हो रहा था कि अभी के अभी घर के भीतर माँ के पहलू में जा घुसे। लेकिन एक बार अगर पापा घर छोड़कर उस गोरी चाम की बामनी के खूंट में बंध गए तो फिर लौटना होगी। उसने किसी के होने की आस में सूनी गली में झांका। शायद भूले भटके कोई जाग रहा हो। किंतु गली की सरहद पर नीम के हमसाए में खड़े खोखों और टपरियों को भी चुप्पा मार गया था। और तो और रातों को रोज हुकता कालू कुत्ता भी इस घड़ी जाने किस कूचे में पड़ा ऊँघ रहा था। बंसरी पलटकर दोबारा अपने दरवाजे पर बैठ सवेरे की राह तकने लगी। कल शनिश्चर है, यानी स्कूल में खेल का घंटा, कविता, कहानी, बुझौल और अंताक्षरी का दिन। उसे सब दिनों में शनिश्चर अच्छा लगता है। अंत्याक्षरी में जब जब उसकी बारी आती है तो वो झूम कर गाती है। कभी शिक्षा दीदी किस्से सुनाती हैं, राजा रानी, जिन्न जिन्नात और भूत प्रेतों के किस्से। कभी घंटे पर अजीर वजीर, पिट्ठू पोसंपा और लब्बा डगरिया का खेल चलता है। आजकल सारे खेल बोतल के जिन्न की तरह उसके बस्ते में बंद हैं। वो बस्ता जिसमें हिसाब की अनसुलझी किताब रखी है। उसे ख्याल आता है हिसाब की कॉपी कोरी पड़ी है। कल कुपित होकर मास्टर जी दूर से कॉपी खींचकर उसके मुंह पर दे मारेंगे। सवाल ना करे ढीठनी, माई की तरह छमाई में भी 0 अंडाई लाएगी। ख्यालों में ही दफ्ती से अलग होकर कॉपी के पन्ने इधर उधर उड़ने लगे। मालूम हुआ अपने घुटे हुए सिर पर हथेली फिराते और चिकनी खोपड़ी के बीचों बीच बलखाती चोटी में गिरह लगाए मास्टर जी उसके सामने चहलकदमी कर रहे हैं। मास्टर जी की सूरत ही उसे असहन लगती है। पुए सी नाक के तले बेरंग होठों के ऊपर लेटी कनगोजरे सी मूछें। वो मास्टर जी की नागवार सूरत को ख्यालों से झटक कर दीवार को तकने लगी। दीवार पर गए चौमासे की भूतरी पपड़ियाँ जमी थीं। बंसरी फालतू बैठी भुरभुरी नाजुक पपड़ियों को खुरसने लगी। जगह जगह सूख गई काई के चकत्ते अजीब शक्ल लेकर उसे डरा रहे थे। अचानक वो चकत्ते जीरो की मानिंद गोल होते गए। उसे लगा जैसे जीरो बने चकत्ते एक फंद की तरह उसके गले में कस रहे हैं। उसने दीवार की तरफ पीठ कर ली और आंखें मूंद कर बैठ गई। ठंडी दीवार से सटी पीठ में मज्जा तक से रन दौड़ गई। शंकाओं, दुविधाओं और ख्याली धींगरों से लड़ते भिड़ते जाने कब अचाहे ही उसकी आंखें लग गई थीं। रात के पिछले पहर अचानक नींद टूटी तो बंसरी को कपकपी बंधी हुई थी। बेतरह दांत बज रहे थे। बड़ा हुलहुला कर बुखार चढ़ा था। समूची देह अंगार सी दहक रही थी। उसने अपने जबड़े और मुट्ठियों को भींचकर दांतों की किटकिटाहट को रोकने की नाकारा कोशिश की, मगर थरथराहट किसी तरह न थमी। दांत बदस्तूर बजते ही रहे।
घर की सलामती के लिए उसने तमाम रात एक बहादुर लड़ाके की तरह पूरी शहजोरी से जंग लड़ी थी। अब उसका सब्र टूटने लगा था। बुखार की तेजी से बदन ढिलमिला रहा था। आंखें और सिर यूं भारी हो रहे थे जैसे कई किलो वजन कपाल पर धरा हो। दूर कहीं मस्जिद में फजर की अजान सुनाई दी। मनहूस काली रात बीतने को थी। माँ जाग गई होगी। वो दीवार पर अवलंब लेकर उठ गई। इस वक्त वो अपनी चतुराई पर इतरा रही थी कि आज अगर वो सबको घर में न मूंद देती तो माँ पापा सबका न्यारा होना पक्का था। इसका अलग तोष था कि बुखार में उसे अब कई दिन स्कूल नहीं जाना होगा और वो मास्टर जी की दूभर सूरत देखने से बची रहेगी। उसने चुप्पे चुप्पे कुंडे से सांकल उतारी। दरवाज़ा खुलते ही फर्श पर बिखरी शराब की सघन दुर्गंध उसके नथनों में आ घुसी थी। उसने सख्ती से उदर में मचलती मितली पर काबू पाया। कमरों की बत्तियां बुझी हुई थीं। तो एक पल रुककर आधे अंधेर में आंखें गड़ाकर देखा तो दुनिया जहान से गाफिल धनसरी अपनी खाट पर सोई हुई थी। पिता अपनी जगह पर नहीं थे। संभवतः शौच पेशाब के लिए उठे होंगे। माँ के जगह होने का भी कहीं कोई संकेत नहीं था। पिता से अनखाई शायद वो कोठार में लेटी होगी। बुखार से जलती हुई बंसरी का मन किया कि माँ की छाती से लगकर कई घंटों को बेसुध पड़ जाए। कोठारे की किवाड़ बेफिक्री से उड़की हुई थीं। वहीं से भिची हुई हंसी और कनफुसकियाँ बाहर आ रही थीं। बंसरी वहीं ठिठक गई। कलेस में सगड़ी चूड़ी मोल लई। माँ की दबी हुई रसीली झिड़की उसके कानों से टकराई। चूड़ियों का दुहेला मत कर, अब की पैंट से फिर ले लियो। पिता के सुर में मान मनोवल थी। बंसरी ने किवाड़ों के बीच की सकरी दरार से देखा। रात के अंधतमस को तोड़ती मोकलों से आती भोर की उजलाई में माँ की धुमेली साड़ी उसके बेडोल झांवले बदन से बिलग होकर बिछौने पर पड़ी थी। अधनंगे अंगों पर पिता के हाथों के शकंजे कसे थे। चल हट ऐबदार, मैं ठहरी भुच्चर गवारन, यहाँ क्या लेवे? उसी डाकनी के नेड़े जा जिससे तेरी लाग लगी है। नकियाई जवान में दिखावटी रोष और उल्हाना भराया था। बावली हो रही है, मेरी कोई लाग न लगी उस रांड से। हाँफते हुए पिता के जबड़े भिज गए थे। बस जब जब अपने तले दबाकर उस भूरी बामनी को दोषता हूँ ना तो कलेजे को ठंड सी पड़ती है। पिता का चेहरा अचानक ऐसा विभत्स हो गया था जैसे अरसे से दबी कोई भड़ास अपना कौवा फोड़ कर उसके चेहरे पर आ बैठी हो। बंसरी ठक खड़ी थी। इस दम बंसरी को यह चेहरा इतना ही घिनौना लगा था जितना उस बियाबान दोपहर में अखिलेश भैया का। कोठारे में एक दूसरे को पराजित करने की होड़ में दो उतावली देह गुत्तम गुत्ता हो रही थीं और बंसरी एक अतिरिक्त गांठ में उलझती जा रही थी। अभी आप सुन रहे थे विजय श्री तनवीर की लिखी हुई कहानी गांठ। उम्मीद है ग्रामीण समाज की असली और वास्तविक झलक दिखाती ये कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।